18 साला देवर हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और जाते ही अक्सर ये बात सुनने में आती है कि लड़की अपने शोहर के घर में महफूज होती है, उसकी इज्जत की हिफाजत होती। मैं वो बदकिस्मत लड़की हूँ जो अपने शोहर के घर में भी महफूज ना रह पाई। खानदान के मसलों के बीच मेरी इज्जत पामाल होती रही और रोंदी जाती रही, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही काली रातों का मरकज रही, जिसके बाद मैं सुबह के उजाले के इंतज़ार में रहती। लेकिन कुछ रातें इतनी स्याह और लंबी होती कि आने वाली सुबह के उजाले के मुंतज़िर हम थक हार कर बैठ जाते। मैं रुखसाना एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा की वफ़ात के बाद घर में जब मज़ीद गुर्बत ने डेरे डाल दिए तो मुझे मजबूरन घर से निकल कर काम करना पड़ा ताकि चंद पैसे हाथ में आ जाएं। मैं मुख्तलिफ जगहों पर छोटे मोटे काम करती थी। एक दिन रिक्शे में जाते हुए मुझे एक औरत मिली और उससे नॉर्मल सी बातचीत के बाद उसने मुझे बताया कि वो और उसकी बेटियां चूड़ियां बनाती हैं और फिर उनको बाजार में बेच देती हैं। उसने मेरे घर के हालात देखकर मुझे भी अपने साथ काम करने की ऑफर दी, जिसे मैंने फौरन कबूल कर लिया क्योंकि मुझे काम की अशद ज़रूरत थी और वो रहती भी मेरे घर के करीब ही थी। अगले दिन सुबह सवेरे मैं उसके घर चली गई तो वो औरत, उसकी बेटी और बहू बैठी चूड़ियाँ बना रही थी और साथ में काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो काफ़ी काम करती हैं। मुझे थोड़ा सा समझाकर वो तीनों अपने अपने काम में लग गई और मैं गौर से उनको देखती रही। कुछ टाइम लगा लेकिन मुझे काम की समझ आ गई। वो तीनों बहुत लगन से काम करती थी। मैं उनके इखलाक से भी बहुत मुतासिर हुई, लेकिन यहाँ वही हिसाब था। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो जो शुरू में इतनी अच्छी बन रही थी, कुछ वक़्त के बाद अजीब रवैया रखने लगी। मुझसे जितना काम लिया जाता उसका आधा मुझे देती थी। मैं ये महसूस कर रही थी कि उनका रवैया खींचा खींचा सा है, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत ना कर पाई। एक मजबूर इंसान को कोई बात करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है और मैं उस वक्त वैसे ही मजबूर थी। एक दिन जब मैं उनके घर गई तो कमरे में से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थीं। मैं खामोशी से बैठकर काम करने लगी। तब ही वो औरत कमरे से निकली और मेरा बाजू पकड़कर मुझे घर से बाहर धकेलने लगी। मुझे समझ ही ना आई कि हो क्या रहा है और इस तरह इंसल्ट पर मैं घबरा गई। उसके साथ ही मैं गुस्से में भी आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, पीछे से उसका बेटा आया और मेरा हाथ छुड़वा कर हमारे दरमियान आ गया और मुझे घर से जाने का कहने लगा। मैं जैसे ही पलटी तो मुझे उस औरत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक है इन बातों से, मगर मैंने तब खामोशी से आ जाना ही मुनासिब समझा। मैं फिर दोबारा उनके घर ना गई। इतनी जिल्लत से मुझे बहुत दुख हो रहा था। 2 दिन बाद उस औरत का बेटा हमारे घर आ गया। मैं तब तो घर पर मौजूद नहीं थी, मगर वो अम्मा से मिलकर चला गया। मेरे आने पर अम्मा ने बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने उनके घर के हालात बता दिए। अम्मा भी काफ़ी परेशान हो गई और रिश्ता ना करने का फ़ैसला कर लिया। उस औरत का बेटा, जिसका नाम फैसल था, अब आए दिन हमारे घर आता जाता और अम्मा से शादी की रजामंदी मांगता। आखिर मैं यतीम थी, अम्मा कब तक इनकार करती। ऐसे इंसान को जो ना जहेज़ मांग रहा था और ना ही कुछ और अम्मा के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, जिसका सबूत उसने कई बार दिया और अपने घर वालों से भी लड़ाई की। उसके घर वाले इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे। खैर, मैं भी इसकी मोहब्बत से मुतासिर हो गई और उससे शादी का फ़ैसला कर लिया। हमारी सादगी से शादी हुई और वो मुझे अपने घर ले गया। जैसा कि उसके घर वाले राज़ी नहीं थे तो किसी ने हमारा वेलकम ना किया और खामोशी से अपने कामों में लगे रहे। फैसल मुझे एक कमरे में ले गए जहाँ कुछ टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ था। वो कमरा बहुत बुरी हालत में था। मुझे वहाँ बिठाकर वो बाहर चले गए। मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था, लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में खुशामदीद भी ना किया गया। उल्टा मुझ पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। फैसल का घर बहुत छोटा सा था। उन्होंने 1-2 महीने पहले ही एक छोटे से इलाके में थोड़ी सी ज़मीन लेकर बनाया था, लेकिन उसके कमरों के ना तो दरवाजे थे ना तो घर का कोई गेट था। हल्के से कपड़े के पर्दे लटकाए गए थे। मुझे शुरू में तो बहुत डर लगता था कि इतना गैर महफूज घर है जिसका गेट तक नहीं है, कोई भी किसी भी टाइम अंदर आ सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे डर में कमी आ गई। हर चीज़ के बावजूद फैसल मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझे कोई काम भी करने नहीं देते थे। ये सब देखकर उनके घर वाले अंदर ही अंदर कटते रहते, लेकिन कुछ बोलते ना, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी किसी भी ने ना तो मुझे बुलाया और ना ही फैसल से बात की।
फैसल अक्सर मुझे समझाते कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय सब बिगड़ता चला गया। हमारी फैसल के घर वालों से बोलचाल तो बंद थी, लेकिन आते जाते उनके घर की औरतें मुझे तरह तरह की बातें सुनाती, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाती। कोई भी नहीं था जिससे मैं कुछ शेयर कर लेती। फैसल भी काम के सिलसिले में सुबह जाते और रात को आते थे, और रात को जब हम दोनों सुकून से बैठकर बातें करने लगते तो फैसल का छोटा भाई यानी कि मेरा देवर, जो कि रिक्शा चलाता था और रात को रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर लेता था, उसमें इतनी ऊंची आवाज़ में अजीबोगरीब गाने लगाता कि कमरे में बैठे लोगों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मैं उसकी इस आदत से बहुत चिढ़ती थी, जबकि वो सब हमें तंग करके खुश होते थे। एक बार मैंने फैसल को कहा कि इनको मना कर दें, और वो मना करने गए, लेकिन आगे से सारे घर वाले उठकर उन्हें मारने के लिए लपके। मैं ये देखकर बहुत डर गई और फैसल को फ़ौरन अलग करके कमरे में ले आई। उस दिन के बाद से मैंने फैसल को कभी कुछ ना कहा था, क्योंकि उनके घर वालों का जानवरों का जैसा रवैया देखकर मैं नहीं चाहती थी कि फैसल को कुछ कहने तो मैं अपने शोहर के घर में ही थी। फैसल को कुछ हो कहने को तो मैं अपने शोहर के घर में थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से मेरी जेठानी अक्सर मुझसे जलती थी। उन्होंने अपने पड़ोस में भी मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैलाई हुई थी। उसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक दिन मैंने मिलाद करवाया और चावल देने पड़ोस में गई। कुछ देर वहाँ बैठकर बातें करके मुझे इतना रोना आया कि वहाँ बैठे बैठे मैंने रोना शुरू कर दिया। पड़ोसन ये सब देखकर मुझे तसल्ली देने लगी। फिर मेरा उनके घर आना जाना शुरू हो गया, और वो भी अक्सर मेरे पास आकर बैठी रहती। ये बात मेरी सास को पसंद न आई और हमारे पड़ोसियों से बिला वजह लड़ने लग गई, जिससे उन्होंने हमारे घर आना बंद कर दिया। मुझे इस तरह के रवैये की आदत नहीं थी, और मेरी माँ ने मुझे सुलह सफाई से रहने का ही दर्स दिया था। मैं एक दिन अपनी सास के पास गई और सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा मेरे बरक्स निकला, और मेरी सास, नंद और जेठानी तीनों ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। मैं खामोशी से सुनती रही, तब ही ऊपर से फैसल आ गई और ये सब देख लिया। फैसल ने मुझे आइंदा उनके पास जाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर को चेकअप करवाने से पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। फैसल ये सुनकर बहुत खुश हुए और मिठाई लेकर अपनी अम्मी के पास गए, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को नाजायज़ कहकर मिठाई का डब्बा फेंक दिया, जिससे मैं और फैसल बहुत दुखी हुए। फैसल को तब एहसास हो गया कि उनके घर वाले उनके साथ मुखलिस नहीं है और ना ही खुश। देख सकते हैं वो मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आए ताकि मेरे अच्छे से ध्यान रखा जाए, लेकिन वहाँ मेरी भाभी मेरे ससुराल की कसर पूरियों कर रही थी। अम्मा तो कुछ बोल ना पाती। तंग आकर मैंने फैसल को वापस घर ले जाने का कहा। अब खर्चे ज़्यादा होते जा रहे थे। मेरी दवाइयों और खाने पीने का खर्चा इतना हो जाता कि फैसल की छोटी सी नौकरी से पूरा ना होता। मैंने सोचा कि पार्लर का थोड़ा बहुत काम तो आता ही है, क्यों ना घर के एक कमरे में पार्लर बना लूँ और साथ में सिलाई शुरू कर दूँ। नौकरी की तलाश में एक पार्लर में सफाई का काम करते काफ़ी चीज़ों का पता लग गया था। फैसल रात को आए तो उनसे मशवरा लिया। वो बहुत खुश हुए कि इस तरह मैं मसरूफ़ भी हो जाऊंगी। अगले दिन हमारे कमरे के सामने वाले कमरे में पार्लर की सेटिंग के दौरान मेरे जेठ आ गए और उन्होंने उसकी इजाज़त ना दी। इस बात पे काफ़ी देर बहस हुई और लड़ाई होती रही। आखिर घर के हिस्से कर दिए गए और हमें एक हिस्सा दे दिया गया, जिसमें एक कमरा और सामने थोड़ा सा बरामदे का हिस्सा था। हमने कमरे के आगे वाले बरामदे में छोटा सा पार्लर बना लिया जहां मोहल्ले की औरतें आ सकती थी। अगले दिन फैसल कुछ पोस्टर्स ले आए ताकि पार्लर वाली लग जाए। इस तरह कुछ महीने हमारा पार्लर ऐसे ही चलता रहा और इससे इतना खर्चा निकल आता कि हमारे एक्स्ट्रा खर्चे पूरे हो जाते। मैं एक बेटी की माँ बन चुकी थी जिसका नाम हमने महक रखा। महक के आ जाने से मेरी और फैसल की ज़िंदगी में बहार आ गई। हम सबसे अलग अपनी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ थे, बिना परवाह किए कि मेरे ससुराल वाले इतनी नफरत पाले बैठे हैं। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। अब फैसल रात को आते तो खाना खा के मैं और फैसल मोहल्ले में वॉक करने निकल जाते। कुछ देर बाद घर आ जाते। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि सिर्फ इस बात पर हमारे करैक्टर की धज्जियाँ उड़ा जा रही है। छुट्टी वाले दिन हम कमरे में बैठे महक के साथ खेल रहे थे कि मेरे जेठ आए और फैसल को बाहर का पर्दा बदलने का कहने लगे। फैसल ने पर्दा देखा तो बिल्कुल ठीक था, तो कहने लगे जब पर्दा ठीक है तो बदलना क्यों है। इतनी सी बात थी कि मेरे जेठ भड़क गए और फैसल को मारने लगे। उनको देखकर घर के बाकी लोग बिना बात को जाने आकर मेरे जेठ का साथ देने लगे। मेरे देवर और जेठ फैसल को खींच कर सहन में ले गए और इस तरह वो तीनों भाई आपस में लड़ना शुरू हो गए। मेरे देवर ने पास पड़ी ईंट उठाकर फैसल की कमर पर दे मारी, जिसे देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ झाड़ दिया, जिससे वो गुस्से में आ गया और मेरे पार्लर में लगे पोस्टर फाड़ दिए और बाकी सामान तोड़ने लगा।
लड़ाई इतनी शदीद थी कि मोहल्ले वाले भी छुड़वाने आ गए। तब ही मेरे देवर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और हम मियाँ बीवी अगर चहलकदमी के लिए बाहर चले जाते थे तो इस बात को इतना गलत मतलब दिया जाने लगा। 2 घंटे लगातार लड़ाई के बाद कुछ मामला ठंडा हुआ तो फैसल मुझे लेकर मेरी अम्मी के घर आ गए। फैसल के कपड़े फटे हुए थे। अम्मा ये देखकर हैरान हो गई। तब उन्हें सब बातें बताई तो उन्होंने हमें किसी अलग घर में रहने का मशवरा दिया। हमारा कुछ दिन बाद वहाँ से सामान उठाकर नए घर में शिफ्ट होने का इरादा बना, लेकिन जब सामान मुंतकिल करना था फैसल को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ गया और उन्होंने मुझे भाई के साथ सामान मुंतकिल करने का कहा, लेकिन भाई भी भाभी की वजह से ना गए। तब मैंने छोटे भाई को लिया और अपने ससुराल चली गई ताकि सामान बांध सकूं। वहां जाके पता चला कि घर में देवर के सिवा कोई भी ना था। मैं खामोशी से अपने वाले हिस्से में गई और सामान बांधना शुरू कर दिया। तब ही मेरे देवर ने मेरे भाई को किसी काम से कहीं भेज दिया और खुद कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसका खड़ा होना मुझे अजीब लग रहा था, मगर मैंने उस पर तवज्जो ना दी। तभी उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजे जिसमें वो मेरे मारे गए थड़ का जिक्र कर रहा था। ये सुनकर मेरे हाथ में पकड़ी चादर नीचे गिर गई। मुझे महसूस हुआ कि ये अब इसका थप्पड़ का बदला लेने के इरादे में है। मैंने बात संभालने के लिए माजरत कर ली कि मुझे तब एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो हंसने लग गया और मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मेरे करीब आया मैंने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी, लेकिन कोई ऐसी महफूज जगह नहीं थी जहाँ मैं छुप सकती। मैं पार्लर में भागी और उसका टूटा हुआ दरवाज़ा बंद करके सहारा देकर लेकिन उस जानवर नुमा इंसान ने आगे वो हल्का सा दरवाज़ा भी किया था। उसने ज़ोर लगाया और दरवाजे के साथ मैं भी ज़मीन पर जा गिरी और उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उस पर बदले की धुन सवार थी। वो मेरी तरफ बढ़ता गया और अगले ही पल मेरी इज्जत खाक में मिलाकर अपनी अना को तस्कीन देकर मुझे वहीं रोता हुआ नाकाबिले बर्दाश्त हालत में छोड़कर बाहर चला गया। कुछ देर मैं वहीं पड़ी रही और फिर अपने छोटे भाई के आने पर उठकर बैठी। वो मासूम बच्चा मेरी हालत देखकर भी ना समझ पाया कि मुझ पर क्या जुल्म हुआ है। मैं और फैसल अलग घर में शिफ्ट हो गए थे। फैसल ने कभी पलट कर अपने घर वालों को नहीं देखा था। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे। हमारी बेटी बड़ी होती जा रही थी। मेरी खामोशी की शायद यही कीमत थी। इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया था और अल्लाह ने इंसाफ कर भी दिया था। एक दिन फैसल ने बताया कि उनके छोटे भाई को फालिज का अटैक हुआ है। मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी थी, मगर बेशक हर जुल्म का हिसाब होना होता है। मैं अब अपनी ज़िंदगी में मुतमिन और अपनी बेटी को इस काबिल बना रही हूँ कि वो माशरे के नासूर का मुकाबला कर सके और मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खाए। फैसल आज भी वैसे के वैसे ही हैं, मोहब्बत करने वाले, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा